अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ैन टेक। दिस इज़ मोहम्मद ज़ैन नदी। अभी तक हम लोगों ने इस कोर्स में पूरे कोर्स में जो हमने पाइथन का शुरू किया हुआ है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब तक सीख ली हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक पाइथन एंड फिर हम उसके डाटा स्ट्रक्चर्स पर गए, फिर हम उसके फंक्शंस पे गए, फिर हम उसकी क्लासेस पे गए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हल्का सा हमने उसको टच किया। उसके बाद फिर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में नमपाई स्टार्ट की थी। नमपाई में हमने देखा कि हम एरेज़ किस तरीके से बनाते हैं, उसकी एरे क्रिएशन कैसे होती है, उसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस क्या होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर एडिशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को अगर हमने ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सॉरी, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रीवियस में देख ली थी 4.1 में। अब जो हमारा लेक्चर है 4.2 उसमें हम आगे मूव करेंगे। इससे पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा इस चैनल पर न्यू है या इस वीडियो पर फर्स्ट टाइम आया है, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे अगर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप फ्लो में चलें और इस वीडियो पर आएँ, ताकि आप लोग एक स्मूथ वे में लर्निंग करते रहें अपनी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जिधर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्किप किया था। लेक्चर का नेम मैं सेट कर देता हूँ 4.2, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर एंड किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी एरेज़ कैसे बनती हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एरे एट्रीब्यूट्स, जिसमें शेप, डायमेंशंस, टाइप, साइज़, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और आज जो है हमारा बहुत आगे का मेन टॉपिक है, जो कि है क्रिएशन से रिलेटेड ही है एरे में, कि एरेस की क्रिएशन में एक और फंक्शन हम यूज़ करते हैं पाइथन में। एक हमारे पास लाइब्रेरी होती है रैंडम। तो रैंडम को हम कई जगहों पे यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमने रैंडम नंबर्स जनरेट करने होते हैं, और मतलब बहुत सारी जगहों पे रैंडम की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है एरेज़ के ऊपर, मैं इधर सबसे पहले, वैसे मैं ऊपर वाला एक्सेल था उसी को रन कर लेता तो हमारा ये कोड चल जाता, मसला नहीं था। लेकिन हम इस पे आ जाते हैं, इंपोर्ट numpy एस एन पी, ठीक है। मैं बनाता हूँ मेरी लिस्ट L1 इज़ इक्वल टू एन पी डॉट रैंडम, ठीक है। हमारे पास ये एक फंक्शन है numpy का, ठीक है। एन पी डॉट रैंडम हमारे पास एक फंक्शन है numpy का जो हमें रैंडम वैल्यूज़ उठा के देगा, ठीक है। इसको अगर मैं इधर से ही लेट से 3 कर दूँ और इधर इसको रन कर लूँ, तो ये मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कॉलेबल नहीं है। इसके आगे हम दूसरे फंक्शंस लगाते हैं, डॉट लगाएंगे, और अब हमारे पास आगे कौन से नंबर्स आ गए, काफ़ी सारे हमारे पास पैरामीटर्स आ गए हैं जो हम आगे इधर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रेंट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, ये आपको कुछ रैंडम नंबर्स जनरेट करके देगा। मैं अगर इधर 2 लिखता हूँ और L1 पे ड्रॉप करता हूँ, इधर L1 प्रिंट करता हूँ, तो मेरे पास 2 रैंडम नंबर्स जनरेट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डॉट शेप करके शेप देखूँगा, सॉरी कॉलेबल नहीं है ये, तो वो मेरे पास क्या आ रही है 2। अगर मैं इधर 10 रैंडम नंबर्स जनरेट करूँगा तो उसकी शेप क्या आएगी 10। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपकी शेप जा रही है ठीक है, कोई रेंज वगैरह नहीं बता रहे हम, इधर शेप जा रही है आपकी। तो अगर मैं इधर शेप दे दूँ 2,10, तो मेरे पास सॉरी बहुत लंबी एरे बन गई है, 2,5 देते हैं, ये भी बहुत लंबी एरे, अब सही आएगी 2,5, ठीक है। तो अब हुआ ये कि इसने 2 एरेज बनाई हैं, ठीक है। 2D एरे बन गई है हमारी, जिसमें 2 हमारे पास रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। अब मैं इसकी डॉट शेप करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, अरे है ये कि 2,5 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर आप इसको शेप बताते हो और ये आपको रैंडम नंबर्स जनरेट करके दे देता है, जो कि आपके फ्लोटिंग नंबर्स हैं। ये बात याद रखनी है, जो ये RAND रैंड का फंक्शन होता है, ये आपको फ्लोटिंग नंबर्स देता है। इसकी मैं डॉट डी टाइप देखूंगा, वैसे आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन वो फ्लोट 64 है, राइट। कई जगहों पे हम लोग ये नंबर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, 1 से भी छोटे होते हैं ये नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से अक्सर मल्टीप्लाई करके यूज़ करते हैं,
ताकि इधर हम 9 आ जाए, 3.8 आ जाए, 5। अच्छा, एक बात आपने नोट की, ये बहुत लंबे लंबे मतलब डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इधर इसके पास हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कि इस सारे को आप ब्रैकेट में डालें। अब ये एक एंटिटी बन गई है हमारे पास। हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं np डॉट राउंड, जो कि आपकी एरे को क्या कर देता है, राउंड ऑफ। इधर कॉमा लगाएं, कितने डेसिमल प्लेसेस मुझे, 2 चाहिए, कॉमा, ये ब्रैकेट बंद किया। अब मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, जो कि 10 से मल्टीप्लाई भी हो रही हैं पहले, ताकि हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आएँ थोड़ी, और वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ रही हैं। इसको आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक 4, 5, 6 जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है जी L2 इज़ इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रैंड का जो फंक्शन था वो फ्लोट था, रैंड इंट का फंक्शन क्या है, इंट है, और इनके आर्ग्यूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट भी हैं। उसमें जब मैंने 2 लिखा था तो मेरे पास 2 रैंडम नंबर्स फ्लोट में आ गए थे, ठीक है। इसमें जब मैं लिखूंगा ना तो मेरे पास रैंडम नंबर एक ही आएगा, ठीक है। अब वो एक ही क्यों आ रहा है नंबर, कभी वो 1 आएगा, कभी वो 0 आएगा। इसको मैं अब 10 कर देता हूँ, तब भी एक ही आएगा। अब लेकिन वो कभी 2 आएगा, कभी 9 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी समथिंग, कुछ 10 से छोटा छोटा कोई भी नंबर आता रहेगा। ओके, सो पता ये चला कि ये जो होती है हमारी इधर रेंज का काम करती है। उधर हमारे पास ये रेंज नहीं थी, उधर ये शेप थी। अब क्या है, रेंज है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे भाई कोई नंबर बताओ तो सही, बढ़ाओ तो सही थोड़े नंबर्स। मुझे 10 नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँ अब मुझे 10 नंबर्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि पहले एक्सप्लिसिटली इधर मुझे शेप देनी पड़ेगी, ठीक है, कॉमा डाल के आप 10 लिख दो। अब शेप के लिए मैं क्या करूं कि मुझे इधर शेप दूं मैं, तो सॉरी शेप नहीं, इधर रेंज देनी पड़ेगी। मैंने गलती से शेप बोल दिया, इधर शेप नहीं आएगी, इधर रेंज आएगी, ठीक है। तो इधर एक्सप्लिसिटली मुझे रेंज देनी पड़ेगी। अब रेंज तो मैं पहले भी दे रहा था, 10 ही लिखा हुआ था, लेकिन जब आप सेकंड नंबर देते हो ना इधर, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको कंसीडर करता है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द रेंज, और ये सेकंड इंडेक्स ऑफ द रेंज। तो अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये तो मुझे सिर्फ एक 10 ही देगा, बल्कि 10 भी नहीं देगा। 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 मैं शामिल भी नहीं करना चाहता। तो ये मेरे पास स्टार्टिंग ऑफ रेंज और ये एंडिंग ऑफ रेंज, राइट। तो मुझे इधर इसको बताना पड़ेगा कि मेरी रेंज ये है, ओके, और ये मुझे काउंट है कि मुझे 10 नंबर्स चाहिए इस रेंज में, राइट। तो वो रैंडम नंबर्स मुझे जनरेट करके देगा, 10 से छोटे होंगे जो, और उसमें 0 शामिल होगा, ठीक है, और 10 नंबर्स होंगे वो रैंडम। अब मुझे 20 रैंडम नंबर चाहिए, लेकिन रेंज यही होनी चाहिए, 10 से बड़ा एक नंबर नहीं होगा, रिपीट हो जाएंगे, ये देखो। अब मैं कहता हूँ मुझे 100 तक नंबर्स, रेंज आपकी 100 है लेकिन नंबर 20 ही चाहिए, तो रैंडम नंबर्स आपके पास 100 से नीचे नीचे आ जाएंगे, जो कि इस शेप के हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि 20 नंबर्स जो है ना, इधर मैं शेप देना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 2,5, तो मैंने तो इधर शेप दे दी, ठीक है, मेरे पास शेप आ गई। मैं कहता हूँ जी 2,10, तो मेरे पास 2,10 यानी 2 रोज़ और 10 कॉलम्स। तो इस तरीके से आपके पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। और इसकी मैं अगर आपको डी टाइप बताऊंगा तो ये आपके पास क्या है जी, इंट है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो इन एरेज को, रैंडम डॉट रैंड से और रैंडम डॉट रैंड इंट से, ओके। सो ये हमारी थी एरे क्रिएशन, जो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। अब हमारी बारी आ जाती है जी कुछ ऑपरेशंस की, कुछ एरे ऑपरेशंस हैं हमारे जो हम करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले एक ऑपरेशन आता है आपका, हम पहले न्यू एरेज बनाते हैं। उसके लिए L1 इज़ इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट
और इधर मैं दे देता हूँ जी 0, 10, 3, 4। अब ये 3, 4 जो है ना ये मेरी शेप है, ठीक है। अब ये L1 मेरी एक एरे बन गई 3, 4 की, ओके। ये 3, 4 मेरी एक एरे बन गई है, ओके। अब ये एक एरे बन गई है, इसकी शेप मुझे पता है 3, 4 है। सेम एरे मैं एक और बनाता हूँ, Ctrl+C, इधर Ctrl+V, बस इधर मैं क्या करूँगा 3, 5 की एरे बनाऊँगा और इसको मैं 2 कर देता हूँ। अब मेरे पास सेम एरे आ गई है, बस उसका साइज़ क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, उसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा है। AI जब आप कर रहे होते हो ना, आगे आपके पास कई जगहों पे एक मसला आएगा कि आपके पास एक मैट्रिक्स के पास कॉलम्स जो होंगे वो एक एक्स्ट्रा होगा, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम कम होगा, या 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं, और आपको कहा जाएगा जी इनको ऐड करें। अब इनको ऐड करने के लिए ना मसला ये आएगा कि इनकी शेप सेम नहीं है। हमने ऊपर 2 एरेज को ऐड करके देखा था तो उनकी शेप सेम थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो गई थी। अब आपके पास मसला ये आ रहा है कि ये इधर तक जो 4 वैल्यूज़ हैं ये तो इन चारों में ऐड हो जाएंगी, लेकिन ये जो 5वीं वैल्यू है इसके पास नहीं है। इसी तरह ये 5वीं वैल्यू किधर ऐड होगी, नहीं है कोई वैल्यू। इसी तरह ये इधर कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडकास्टिंग, ओके। सो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। नमपाई के जो हमारे शुरू के थे ना वेरिएंट्स, क्योंकि देखें पाइथन जो है ना वो आपकी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि ओपन सोर्स है। आए दिन पाइथन में आपके पास चेंजेस आ रहे होते हैं, अपडेट्स आ रही होती हैं। अगर आप गूगल कोलैब यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत जगहों पे वार्निंग्स आ रही होती हैं कि जी ये फंक्शन डिप्रिकेटेड है, ठीक है, ये ना यूज़ करें आप, क्योंकि अभी आने वाले वर्जन्स में पाइथन के ये फंक्शन ख़त्म होने लगा है, तो अब आप इसकी आदत छोड़ दो, ठीक है। तो गूगल कोलैब पे काम करने का आपको एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप अपडेट रहते हो, ओके। सो अब हम बात करते हैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग की, कि शुरू के वर्जन्स में तो ये थी। वो क्या करता था, अगर हम ऐड कर रहे हैं ना तो इधर खुद से 0 का एक कॉलम ऐड कर देता था, बाकी सारी एरे ऐड हो जाती थी, ये वैल्यूज़ हमें वैसे ही रिटर्न हो जाती थी, क्योंकि 9 + 0, 1 + 0, 6 + 0 वही वैल्यूज़ दोबारा आ जाएंगी, ओके। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी थी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की तो वो इधर 1 का कॉलम ऐड कर देता था, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अब तो हम नहीं कर सकते ये, मैं अगर आपको दिखाऊँ L1 + L2 तो वो क्या कहेगा, ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विथ शेप दिस। आप इनको ऐड नहीं कर सकते इस शेप के साथ, आपको इधर 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, L1 के अंदर एक कॉलम ऐड करेंगे। अब वो कॉलम कैसे ऐड होगा, आपके पास 2 फंक्शंस आते हैं। पहले हम एक पहला फंक्शन देखते हैं उसका। उसमें क्या होता है, आप हॉरिजॉन्टली एक कॉलम ऐड करते हो अपनी मैट्रिक्स में, यानी आप अपनी मैट्रिक्स में एक कॉलम कंकैटिनेट करोगे। अब उस कॉलम के स्पेक्स क्या होने चाहिए, वो कंपैटिबल होना चाहिए। सबसे पहली बात, कंपैटिबिलिटी यहाँ पर क्या मुराद है मेरी, अगर तो आप 3x4 की मैट्रिक्स में कॉलम ऐड करना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसकी रोज़ भी 3 होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉलम 4x1 का आप ऐड कर दोगे, एक कॉलम अगर आपने ऐड करना है और वो 4 रोज़ होंगी उसकी, वो तो कंपैटिबल ही नहीं है। तो 3 रोज़ हैं आपके पास और आपने उसके साथ एक कॉलम कंकैटिनेट करना है, तो आपकी रोज़ सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, np.zeros, उसको मैं शेप क्या दूंगा 3, 1, यानी कि मेरे 3 रोज़ होंगी और एक कॉलम होगा, उनमें ज़ीरोज़ होंगे। लेकिन वो मुझे L1 को नहीं असाइन करना, L1 के साथ मुझे वो स्टैक करवाना है, H स्टैक करना है मुझे। और क्या करना है स्टैक, ये वाला कॉलम। लेकिन इस फंक्शन जो है ना ये H स्टैक वाला, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटाता हूँ।
एच स्टैक वाला जो फंक्शन होता है ना, ये हमारा क्या रिसीव करता है, इसकी आर्गुमेंट होती है एक टपल। अब वो टपल के अंदर आप क्या पास करते हो, पहली मैट्रिक्स जिसके साथ आपने कॉलम स्टैक करना है और फिर आपने वो वाला कॉलम देना होता है। अब ये वाला जो चीज़ थी ये बखुद एक कॉलम है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो आप L1 के साथ कंकैटिनेट करने लगे हो। अब मैं L1 जब प्रिंट करवाऊँगा तो देखो इसके साथ एक ज़ीरोज़ का कॉलम ऐड हो गया, राइट। अब जब मैं L1 प्लस L2 करूँगा ना तो वो हो जाएगा L1 प्लस L2, तो देखो वो हो गया, लेकिन आखिरी कॉलम जो था उस पर फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसमें ज़ीरोज़ ऐड हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने कंकैटिनेशन की है। एच स्टैक हॉरिजॉन्टली आपने एक कॉलम इसके साथ स्टैक करवाया है, कंकैटिनेट करवाया है, ओके। अब मैं ये दोनों दोबारा से चलाता हूँ। अब आपकी L1 और L2 में दोबारा से वही शेप्स पड़ी हुई हैं, 3 4 और 3 5। अब मुझे क्या करना है, सेम काम करना है लेकिन वंस के साथ करना है, ठीक है। तो अब मैं ये वाला काम करने लगा हूँ वंस के साथ। अब देखो मेरी इस एरे के अंदर 1 आ गया, और अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊँगा ना तो देखो ये जो मेरी एरे थी 4 6 0 आ रहा था जिसके एंड पे मल्टीप्लाई हुई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो आपको आगे कई जगहों पे ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपके पास आखिरी कॉलम को या कुछ कॉलम्स को आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, बाकी रोज़ को, बाकी उसके कॉलम्स को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ऐसी जगहों पे आप 1 लगा देते हो, ओके। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब ये तो था आपने अगर कॉलम कंकैटिनेट करवाना है। मैं चाहता हूँ मुझे रो कंकैटिनेट करवानी है, उसके लिए आपके पास एक और फंक्शन होता है, इसको मैं लेट से L3 में सेव कर लेता हूँ। ये L3 में सेव हो गया, ठीक है। L3 अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो ये है, ठीक है। मैं चाहता हूँ L3 के साथ नीचे 2 रोज़ और आ जाएं। L3 की देखो अभी शेप क्या है, L3 डॉट शेप वो है 3,5। मैं चाहता हूँ ये हो जाए 5,5। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, L3 इज इक्वल टू NP डॉट वी स्टैक। वी स्टैक मैंने किया यानी कि वर्टिकल स्टैक। अब वर्टिकल स्टैक क्या होता है भाई, वर्टिकल स्टैक ये होता है कि आपकी जो एरे है उसके नीचे उतनी ही कॉलम्स जो हैं, उतने ही कॉलम्स की आप रोज़ ऐड कर लो। अब इसमें कंपैटिबिलिटी क्या होगी कि मेरे कॉलम जो है ना, कॉलम सेम होने चाहिए। अब मैं जब 6 कॉलम अगर ऐड कर दूंगा, छठा कॉलम कहाँ आएगा, तो ये कंपैटिबिलिटी आपने देखनी है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से एक टपल पास करूँगा जिसमें L3 मुझे लगाना है, और आगे मुझे क्या करना है, NP डॉट फुल मैं पूरी की पूरी एरे के अंदर क्या डाल देता हूँ, एक शेप। मैंने सबसे पहले मुझे शेप क्या देनी है, 2 रोज़ रखनी है और 5 कॉलम्स रखने हैं, और NP डॉट फुल के अंदर मुझे नंबर कौन सा डालें जी, इसके अंदर 50 रख देता हूँ मैं। NP डॉट फंक्शन फुल का फंक्शन पढ़ा था ना आप लोगों ने, ये इधर तक ये फंक्शन है जिसके अंदर मेरी 2,5 की एक एरे बनेगी जिसमें 50 होंगे सारे, राइट। तो अब मैं L3 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आ गया, ये देखो मैजिक, राइट। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल स्टैक कर सकते हो और साथ आप नीचे वर्टिकल स्टैक कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आप लोगों के ये वाले हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक और रैंडम वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्दर नेक्स्ट ऑपरेशंस जो हैं, अब वो क्या हैं। अब मैं क्या करता हूँ जी, हमारी एक तो हमने फंक्शन पढ़ा था कि 2 एरेज़ को आप ऐसे ही ऐड कर दो, L1 प्लस L2 करके, जिस तरह हमने किया, ठीक है। एक आपके पास फंक्शन ये होता है कि आप NP डॉट ऐड कर दो ऐड कर दो किस तरीके से, L1 L2, ओके। तो इस तरीके से आप 2 एरेज़ को ऐड कर सकते हो। मैं L1 L2 हमारे पास किधर है, L1 प्लस L2 बनी हुई है ना, मैं देखना चाह रहा हूँ कि इनकी शेप सेम है ना, स्टैकिंग तो की हुई है, आई होप ठीक ही होगी। अगर मैंने कहा नहीं तो हम न्यू एरे बना लें। देखो L1 और L2 में उसने दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड किया है और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। या वैसे भी कर सकते हो, NP डॉट ऐड का फंक्शन भी लगा सकते हो, एक ही बात है। लेकिन जो अगला फंक्शन है ना मल्टीप्लिकेशन का, उसमें फ़र्क है। L1 मल्टीप्लाई बाय L2 जब आप करोगे ना तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेगा,
लेकिन अगर आप एन पी डॉट डॉट जो कि मल्टीप्लाई करता है, ये अगर आप L1 कॉमा L2 करोगे ना तो ये इनका डॉट प्रोडक्ट लेगा। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मेरे पास एक एरे है L1 इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, जिसके अंदर मैं एक लिस्ट पास कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, L1 भी है ये और L2 भी है ये। ठीक है, मैंने L1 L2 जो हैं वो अपडेट कर दी हैं। ठीक है, अब इनका मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, मेरे पास एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा, वो है 55। ठीक है, कैसे आया ये 55 हैं, कैसे आया? तो वो ऐसे आया कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है 25 प्लस 16, 16 प्लस 25 क्या होता है? ऐसा करो, ये इधर मैं कोड सेल बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें हम ये ऐड करते हैं चीज़ें। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है जी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है जी? 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है जी? और 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर 25। 55 आ गया ना? तो ये मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला आपके सामने। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट हमारा एक 1D एरे का इस तरीके से निकलता है, मतलब एक ही एरे है उसका आपस में अपने साथ एरे का डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। ठीक है, लेकिन मेरी एरे ये नहीं है। ठीक है, मेरी एरे है 2D, जैसे कि यहाँ पर थी, ये मेरे पास L1 आई, ये मेरे पास L2 आई। ठीक है, L1 के साथ मैंने एक कॉलम वंस का ऐड कर दिया, अब इनकी शेप्स सेम है। ठीक है, L1 डॉट शेप भी मैं देख लेता हूँ 3,5 और L2 डॉट शेप भी मैं देख लेता हूँ 3,5। ठीक है, मतलब इनकी शेप्स मैंने 3,5 रख दी, यानी कि 2D एरेज हैं ये, 1D एरे नहीं है अब। ओके, अब जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो मेरे पास मसला क्या आएगा कि इनकी शेप्स सेम है, जो कि अलाउ नहीं कर रहा वो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप लोग ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखते हो हमेशा कि अगर आपकी एक मैट्रिक्स 3,5 की है, दूसरी भी 3x5 की है, तो दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम और पहली मैट्रिक्स की रोज़ हमने देखनी होती हैं। अगर ये सेम ना हो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब ये डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है वो वाली, जिसमें आपने रोज़ और कॉलम सेम करने होते हैं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? इधर या तो 5 आए या तो इधर 3 आए, तब बात बनेगी, वरना तो नहीं बनने देगी। इसका हल ये होता है कि आप एक ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज कैसे लेंगे भैया? अब हम L1 डॉट टी, बस हो गया जी ट्रांसपोज। यानी कि अगर मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो अब मेरे पास क्या बन गया 5x3, यानी कि 3x3, यानी 3 ये डायमेंशन मैच हो जाएंगी, और जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 5x5 की। तो भाई देखो, ये नीचे वाले सेल में हम आते हैं, ये लो भाई आ गई 5x5 की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब एक मसला है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी आउटपुट आपको किस तरीके से चाहिए। अब लेट्स से मुझे मेरी आउटपुट जो थी प्रोग्राम और मेरी प्रॉब्लम के लिहाज से वो 5x5 की थी, फिर तो ठीक है। अगर तो ये आपको चाहिए थी 3x3 की, तो फिर आपने इसकी डायमेंशन नहीं चेंज करनी, फिर आपने डायमेंशन चेंज करनी है इसकी, तब आपके पास आउटपुट किस में आएगी 3x3 में। और ये जो डॉट टी आपने इधर लगाया है, ये आपने इधर नहीं इधर लगाना है। और अब जब आप करोगे तो आपके पास एरे की आउटपुट क्या आएगी 3x3। ठीक हो गया? तो ट्रांसपोज लेके आप एरे का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपके पास आंसर सही आएंगे। ठीक है, अब एक और तरीका है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या है जी L1 L2। अब ये दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको एट द रेट भी बोलते हैं और पता नहीं प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं। तो जी ये आ गया आपके पास। ठीक है, लेकिन इसमें मसला वही है
कि आपको ट्रांसपोज तो लेना है ज़ाहिर है किसी का। इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँगा तो 5x5 आएगा, अगर इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास 3x3 आएगा। तो ये लो भाई, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या आ गया जी, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट, और ये वाला साइन मल्टीप्लिकेशन का, ये भी हमारा कवर हो गया। तो दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा है जी। हमने देखा कि रैंडम डॉट रैंड क्या करता है, रैंड इंट क्या करता है, फिर हम लोगों ने स्टैकिंग देखी, हॉरिजॉन्टल स्टैक, वर्टिकल स्टैक, और फिर हम आ गए थे हमारी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस पे, जो कि ऐड था और ब्रॉडकास्टिंग थी, डॉट प्रोडक्ट्स थे। ब्रॉडकास्टिंग हमने उन्हें ये इधर ऊपर स्टैकिंग के दौरान देखी थी कि ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है। ये जो हम कॉलम्स ऐड करते हैं वन के, जो हम ये इसकी शेप्स बना रहे थे, जिसके अंदर हम वी स्टैक कर रहे थे, उसको हम नीचे वैल्यूज़ ऐड कर रहे थे, ये सारी ब्रॉडकास्टिंग होती है। और फिर हमने डिफरेंट ऑपरेशन देखे, जिसमें डॉट प्रोडक्ट हमने देखा कैसे निकलता है, और हमने ट्रांसपोज देखा कैसे आता है। तो अगर इन टॉपिक्स में से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आई वुड रिकमेंड कि वीडियो को दोबारा देख लें लेकिन फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ईमेल कर सकते हो मुझे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।